तो मैं जीना नहीं चाहूँ दुनिया में। जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग अपना क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, जीवन की जो मूलभूत इकाई है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि घर है तो घर का जो मूलभूत अगर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पूरे घर जो बना है वो पूरा ब्रिक्स पे बना हुआ है, ब्रिक्स पे बेस्ड है ना। ब्रिक्स ब्रिक्स मिलती हैं तब एक वॉल बनती है ना। ऐसे ही शेल के कंपोजिशन, जो सेल होता है, सेल सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की। और सेल के ग्रुप से बनता है टिश्यू, एंड टिश्यू को हिंदी में कहते हैं ऊतक, एंड शेल को कहते हैं कोशिका, एंड टिश्यू के ग्रुप से बनते हैं ऑर्गन्स। ठीक, और ऑर्गन्स के ग्रुप से बनता है हमारा बॉडी। ठीक, समझे? तो इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो जीवन की जो हर एक जीवित चीज आप देख रहे हो, जो लिविंग थिंग है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन सेल्स से जो भी कुछ है जीवित, जो आप कुछ देख रहे हो, सब कुछ सेल से मिलकर बनी है। सिंपल सी बात, किससे बना है? सेल से मिलकर। तो आज के चैप्टर में इसी के बारे में हम लोग कन्वर्सेशन करने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में पूरे चैप्टर को समझ जाओगे। ठीक ठीक, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे क्या बोला गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। कि जीवन में कोई भी, जितनी भी, हर जीवित चीज, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, सब कुछ जितना भी लिविंग थिंग में आपको दिख रहा है, सब में कुछ ना कुछ तो सेल है। सब में सेल से मिलकर बनी है। सिंपल सी बात, सेल क्या है? सबसे छोटी जीवित इकाई, वो है इकाई, यूनिट, है ना। सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। ठीक है, जो लाइफ के सभी काम कर सकती है, इसीलिए सेल को क्या कहा गया है? दैट इज वाई वी कॉल सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज सेल इज डूइंग एवरीथिंग। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ एक्टिविटीज। सिंपल सी बात है ना। दैट्स वाई वी कॉल्ड सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल सी बात। सेल का एक ये आपको जो अभी दिख रहा है सेल है, एंड सेल की जो सबसे मेन बात है, सेल की अगर हम बात करेंगे पहले पेज पे तो आपका नॉर्मल सी बातें बताई गई हैं कि ठीक, लेकिन जो सेल की डिस्कवरी के बारे में इम्पोर्टेंट है, जो अपने को पता होना चाहिए कि सेल की जो डिस्कवरी है वो दो सेल, एक है डेड सेल एंड लिविंग सेल। ठीक, तो जो डेड सेल है, रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और जो लिविंग सेल है वो एंथनी लोवेन हुक ने 1674 में। ठीक है, ये 1665 1674। ठीक है, समझ गए ना। तो ये आगे बताया गया है, आगे देखते हैं। तो जो लिविंग सेल है, जो लिविंग सेल, सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, पहली बार एक पेड़ का कॉर्क देखा। और कॉर्क क्या, आप सिंपल सी भाषा में समझो, पेड़ की एक छाल को देखा। ये सिंपल सी बात, दिख रहा है ना, पेड़ की एक छाल को देखा। एंड उन्होंने और थोड़ा माइक्रोस्कोप की यूज से बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके उन्होंने खोज करी। और उन्होंने जो कॉर्क का बिल्कुल बहुत छोटा सा सूक्ष्म सा हिस्सा है, माइक्रोस्कोपिक, उसको उन्होंने, जो जेल के कमरों जैसा ये दिख रहा है आपको, है ना, बहुत छोटा छोटा, इसको उन्होंने सेल कहा। ठीक, क्योंकि ये जो सेल हैं ये जेल के कमरों जैसे लग रहे थे। ठीक, और बस इतना आपको पता होना चाहिए कि किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। एक ट्री के कॉर्क पे। ठीक है, एंड कॉर्क के बाद जो लिविंग सेल और डेड सेल, ये पता होनी चाहिए। तो जो लिविंग सेल है और डेड सेल, लिविंग सेल किसने करी है? लिविंग सेल रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। ठीक, और जो डेड सेल, सॉरी, जो लिविंग, ये डेड सेल है, डेड सेल की खोज करी है रॉबर्ट हुक ने। और जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल की खोज लीवेन हुक ने, लीवेन हुक। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, स्पेलिंग, ठीक है, लीवेन हुक। आपको ईयर भी पता होने चाहिए, ईयर आपको पता होने चाहिए, ईयर आपको पता होना चाहिए कि ये 1665 में, 1665 एंड 1674। ठीक, बोथ
आर इम्पॉर्टेंट डेट्स। ठीक ठीक, ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद ये जो एक फिगर है, जो मैंने, आप अगर इस फिगर से नहीं समझ पा रहे तो इससे कि कॉर्क क्या है, पेड़ का एक तना है और उसके जो बेसिक सा बिल्कुल मेन पॉइंट से इन्होंने ऑब्जर्व करके ये थ्योरी दी थी रॉबर्ट हुक ने, डेड सेल की और लिविंग सेल की, ल्यूवेनहॉक ने। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक पर चर्चा करते हुए अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी का क्या कहना है, ठीक, सेल थ्योरी का क्या कहना है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सेल से बने होते हैं। सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, वो सभी सेल से बने होते हैं, सिंपल सी बात। और इम्पॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी दी किसने दी थी, और वो है स्लाइडेन और सोन। स्लाइडेन, स्पेलिंग स्लाइडेन, स्लाइडेन एंड सोन। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा स्लाइडेन एंड सोन की, ये लेकिन आपको याद रखना है। ठीक, और क्या बताया, दूसरी बात, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, सबसे मूलभूत है। ठीक, और क्या बताया है, न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल्स से बनती हैं, कहीं से कोई वरदान नहीं होता है। ठीक है, पुरानी सेल्स से ही बनती हैं, सेल्स का डिवीजन होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात, इतना समझ गए। सेल थ्योरी में बस इतना ही दिया गया है। ठीक, फिर है उसके आगे बताया गया है, उसके आगे क्या बताया गया है, उसके आगे बताया गया है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स पे, कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर क्या है, जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर क्या है, जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, सिंपल सी बात। यूनिसेलुलर में आपको एग्जांपल याद रखने हैं, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर में आप मल्टी सेलुलर में पहले आप यूनिसेलुलर समझो, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब सिंगल सेल से बने होते हैं। इनके एग्जाम्पल याद, इनका जो है एक ही सेल काम करता है, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन सब क्या है, एक ही से। ठीक है, सिंपल सी बात। और मल्टी सेलुलर मीन्स जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, मल्टी मतलब बहुत, सिंपल सी बात, जो बहुत सारे और उससे सेल से बने होते हैं, वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दो याद कर लो, प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। ठीक, प्लांट्स और एनिमल्स, सिंपल सी बात, समझ गए ना। मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। थोड़ा सा ट्रांसलेशन आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर आप समझ जाओगे अगर, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे तो फिर वो आपका डाउट है। ठीक, तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, मल्टी सेलुलर है। और जो आप देखोगे, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम है, अमीबा, ये तीन, ये बस ऐसे ही याद कर लो, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक, और प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब किसमें है, मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर क्या है, जो कई सेल्स से बने हैं, और यूनिसेलुलर क्या है, जो एक से है। ठीक, सिंपल सी बात। ठीक, आगे क्या बताया गया है आगे बताया गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में डिफरेंस बिटवीन जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताया गया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो सेल का शेप और साइज उनका काम डिसाइड करता है। जैसे कि आरबीसी क्या है शायद इतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी क्या होता है, डिस्क शेप्ड होती है। आरबीसी क्या होती है, डिस्क शेप्ड होती है, डिस्क शेप्ड। ठीक, आरबीसी क्या होती है, डिस्क शेप्ड होती है। एंड नर्व सेल क्या होता है, नर्व सेल लॉन्ग होती है। नर्व सेल, नर्व सेल क्या होता है, वो लॉन्ग होती है। ये शेप और साइज के बारे में है। ठीक, पेन दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा, समझे। तो इसके बारे में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक क्या है, देखिए सबसे पहली बात, आप इस पे देख पा रहे होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में इस पे क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या एब्सेंट हैं, ये ज़्यादा पूछा जाता है। प्रेजेंट से
जरूरी क्या है, एब्सेंट वाला आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता। आप देखो यहाँ पे क्या न्यूक्लियस है, हाँ देखो यहाँ पे ये लिखा है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता। ये स्टेटमेंट देके एमसीक्यूज में पूछ लेता है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। ये देखो न्यूक्लियस दिख रहा है ना। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इस पे देखो दिखाया गया होगा ऑर्गेनेल्स फीव सिंपलर, बहुत कम फीव। अगर फीव नहीं एग्जाम्पल ऑप्शन पे अगर नहीं, अगर कि उसमें नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, तो फिर आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, नो में आप ऑप्शन लगाएंगे, ठीक। लेकिन जब यूकैरियोट्स पे आप देखेंगे तो बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। अभी आप पढ़ोगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि आप देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का सिंपल सा एग्जांपल, प्रोकैरियोट्स में आप सारे बैक्टीरिया को आप कंसीडर कर सकते हो, वायरस को कंसीडर कर सकते हो, ठीक, बैक्टीरिया होगा। और यूकैरियोट्स में सारे प्लांट्स और एनिमल, सिंपल सी बात, इतना याद कर लो, ये याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि बुक नहीं पढ़ सकते हो तो इतना तो याद करना पड़ेगा। यूकैरियोट्स के एग्जांपल हैं प्लांट्स और एनिमल्स, और प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब आप जितने यूनिसेलुलर वाले देख रहे हो ना वो। और स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कैप्सूल शेप्ड होता है। एंड जो इसका जो ऐसे पूंछ टाइप की निकली है इसको फ्लैजिला कहते हैं, ठीक। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आप इस पे देख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि राइट 3 या 2 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो आप ये बोल सकते हो की डेफिनेशन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो न्यूक्लियस, सिंपल सी बात, पहली लाइन तो आपको लिखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है नो न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में कोई न्यूक्लियस नहीं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म विद न्यूक्लियस, पेन नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एर्किया, एनिमल, प्लांट्स, फंगाई। और सेल का साइज इंपॉर्टेंट है, जिसपे हैशटैग हो जाए वो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 3-4 पॉइंट्स तो आपको याद ही रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है इसमें प्रोकैरियोटिक में, लेकिन इस पे क्या है, प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक में। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो ही सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है एटीपी के फॉर्म में, सिंपल सी बात। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म रहता है दोनों में, साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस दोनों में ही रहता है। तो जो दोनों में रहते हैं वो आप निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या किस में नहीं रहता ये आपको पता होना चाहिए, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और ये राइबोसोम 70S, राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है राइबोसोम 70S होता है, एक होता है राइबोसोम 80S, ठीक। तो राइबोसोम 70S किस में होता है, राइबोसोम 70S होता है इसमें, 70 से याद रखो ना, जो 70 80 से छोटा है ना, तो सिंपल से ऐसे याद कर लो, साइज किसका छोटा रहेगा, बड़ा, सिंपल। प्रोकैरियोटिक का साइज छोटा रहेगा, स्मॉलर, ठीक, और यूकैरियोटिक का साइज बड़ा रहेगा। यहाँ से याद रखो राइबोसोम कौन सा टाइप का, राइबोसोम 70S होगा स्मॉलर, इस पे राइबोसोम 80S होगा लार्जर, बड़ा, सिंपल सी बात। लोकोमोशन की कैसे मोशन करते हैं, ये सिंपल फ्लैजिला होता है, डायरेक्ट मूवमेंट में जो रोल प्ले करता है, और इसमें कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला होता है, इस पे दिख नहीं रहा है सॉरी, लेकिन आप देखेंगे जब गूगल करेंगे आप तो उस पर आपको भी फ्लैजिला दिखेगा। फ्लैजिला क्या है, जो छोटी सी पूंछ निकली हुई होती है ना, और सेल वॉल। अच्छा, अभी जितने भी इगर हैं फिगर हैं उनके बारे में आगे चर्चा करी गई है, ठीक, ठीक है, ठीक। तो जितने पॉइंट्स हैं, अगर 5 पॉइंट्स है तो आपको याद ही रखने हैं, डेफिनेशन, एग्जांपल, साइज, माइटोकॉन्ड्रिया, और डीएनए का स्ट्रक्चर याद कर लो तो याद कर लो, लेकिन राइबोसोम आपको याद ही रखना है, ठीक, समझ में आया ना, ठीक। आगे के बताइए है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस समझ गए। प्रोकैरियोट्स सारे बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स प्लांट्स और एनिमल, सिंपल सी बात, ठीक। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम दोनों में प्रेजेंस है, लेकिन राइबोसोम 70S पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, राइबोसोम 80S पाया जाता है यूकैरियोट्स में, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। और सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, जो पूरी एक कोशिका होती है, छोटी सी कोशिका सेल होती है, लेकिन सेल को चलाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनेल्स का काम है। एक अकेले सेल सब कुछ नहीं कर सकती है, सेल के जो उसकी मदद कर रहे हैं उनके सबकी बात बताई गई है, जैसे कि वैक्यूल है,
ठीक है। वैक्यूल का काम क्या है, पानी स्टोरेज करना, ठीक है। लाइजोसोम क्या है, सुसाइडल बैग है। न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट हैं। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या है, इन सब के बारे में हमें इस पे पढ़ना है। सिंपल सी बात, जो जो अपनी एनसीईआरटी में दिया गया वो हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल सी बात, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले क्या बताया गया है, सबसे पहले बताया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बताया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। एक सेकंड। अच्छा, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में क्या नहीं दिया गया, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। चलो सबसे लास्ट में बता देंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, ठीक। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बाद में बता देंगे, अभी इतना समझ में आ गया क्या। अब क्या है, अब इसके अलावा क्या काम हम लोग पढ़ रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बताया गया है, आप देख रहे हैं। मेम्ब्रेन क्या होता है, बहुत छोटी सी जो झिल्ली होती है उसको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन क्या होता है, बहुत मतलब सूक्ष्म झिल्ली होती है, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन। तो देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पहले पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेन नहीं चल रहा है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिन लिविंग मेम्ब्रेन दैट्स अराउंड सराउंड द सेल। सेल के सराउंड्स होती है। इस पे देखो दिख रहा है क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं दिख रहा है क्या, सेल मेम्ब्रेन। इट सेलेक्टिवली permeable and allows some substance and to pass through it। मतलब एक ये समझो कि ये कोई सेल है, ये सपोज, ठीक है। सेल के बाहर एक बहुत छोटी सी, मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे करके एक झिल्ली लगी है जो अलाउ करती है या डिनाई करती है सब्सटेंस को अंदर जाने में, और किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना, ठीक। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अच्छा, डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है, इसके बारे में ये आपको पता होना चाहिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। डिफ्यूजन क्या है, दिख रहा है। आगे बताया गया क्या, डिफ्यूजन अगर आगे बताया गया हो तो आगे ही बता देंगे, फिर यहाँ पे क्यों बताऊं। डिफ्यूजन है क्या कहीं, हाँ ये है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आप यहाँ से समझ लीजिए, फिर हम लोग वहां पे ही चलेंगे वापस। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इंग्लिश छोड़ो, इतना समझो। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, वो ही होता है डिफ्यूजन, ठीक। हिंदी में आप मत समझो, ठीक। इतना समझो कि जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, आप जैसे कि रूम में आपने परफ्यूम स्प्रिंकल की, परफ्यूम क्या है आपने किया, परफ्यूम आपने छिड़का रूम में, तो क्या हुआ कि जो परफ्यूम के जो फ्रेगनेंस के पार्टिकल्स हैं वो वहां से उस रूम से दूसरी रूम पे चले जाते हैं, कैसे, बाय डिफ्यूजन। आपने परफ्यूम की जगह पे कोई और एग्जांपल ले लो, आपने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई, ठीक। अगरबत्ती का जो धुआं है और जो सुगंध है वो एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से पूरे घर कैसे चली जाती है, ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं हवा में वो उस जगह पे तो भर ही चुके हैं, तो पूरा जो लो कंसंट्रेशन की तरफ अब उन्हें मूवमेंट करना है, उस पर तो भर ही चुके हैं, फिर जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है उस तरफ। ऐसा ही एक एग्जांपल है, जो आप अगर पानी में, आप अगर पानी में छोटा सा इंक ले लीजिए, एक पानी ले लीजिए, और पानी में आप थोड़ा सा जो होता है ना नील, क्या कहते हैं, इंक ही मान लीजिए, तो नील कहेंगे, ठीक। तो अगर दो तीन आप ड्रॉप्स डाल दीजिए, तो फिर वो धीरे धीरे करके क्या है कि पूरा पानी एक समय ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे करके पूरे पानी में डिजोल्व हो जाएगा, कैसे, ड्यू टू डिफ्यूजन। सिंपल सी बात, समझ में आया ना, समझ में आया ना। हम्म और अगर सिंपल भाषा में समझना है तो ये समझो, किसी भी चीज का अपने ज्यादा जगह से कम जगह की तरफ मूवमेंट या फैलना, यही डिफ्यूजन है, सिंपल सी बात, ठीक। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं परासरण, ठीक। ये सब तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा ठीक है। ऑस्मोसिस का ये याद रखो
कि ये है पार्टिकल्स का मूवमेंट, ऑस्मोसिस है ऑस्मोसिस है वाटर का मूवमेंट। ठीक, ऑस्मोसिस क्या है? वाटर का मूवमेंट। ठीक, ब्लैक दिखता है। हम्म, ऑस्मोसिस क्या है? वाटर का मूवमेंट है। पानी का जो मूवमेंट है बहुत सेमी परमिएबल, एक झिल्ली होती है बहुत पतली सी, उसके थ्रू, सिंपल सी बात। जैसे कि इस पे सिर्फ वाटर, इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन में इस पे ये याद रखना है कि इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है बीच में। ठीक है, इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है डिफ्यूजन में, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होती है। ठीक, अब ये समझो कि सपोज आप, जैसे कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक तो ये बाद में बताएंगे, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप ये सोचो कि आपने कोई ग्लास लिया। ठीक, आपने ग्लास में बहुत सारी सी किशमिश डाल दी, किशमिश डाल दी। ठीक है, और यहाँ तक पूरा पानी भर दिया। ठीक, पानी भर दिया, लेकिन आप जब उसको एक दिन बाद या 2 दिन बाद देखोगे तो जो किशमिश है उनका साइज बढ़ जाएगा। किशमिश है उनका साइज क्या है? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो किशमिश के अंदर जो एब्सेंस था, किशमिश के अंदर जो जगह थी, ठीक है, जो स्पेस था, उसमें पानी चला गया है। ठीक है, वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया है, जो किशमिश है उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, सिंपल सी बात। यही ऑस्मोसिस का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, आपके बुक में वो भी दिया गया है, एक आलू वाला एग्जांपल, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये समझो, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स through a semi-permeable membrane from high water concentration to low water concentration। ठीक है, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का, उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। पूछा जाता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक सेकंड और अच्छा, ऑस्मोसिस का है। अच्छा, ये जो इसके एग्जांपल हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, कि ना पानी लेगा कोई सब्सटेंस, ना, मतलब वो न्यूट्रल है, आइसोटोनिक न्यूट्रल है। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर जब स्पेस है, तो ये जो बाहर पानी है ना, ये अगर ये सपोज कुछ पड़ा हुआ है, सपोज किशमिश पड़ी हुई है, तो इसी के इसके अंदर जो पानी जाएगा, इसके अंदर जब पानी जाएगा तो जाहिर सी बात है वो जो किशमिश है वो फूल जाएगी। तो ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल। और हाइपरटोनिक क्या है? जब श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है मतलब सुकड़ सुकड़ जाता है, सिंपल सी बात। ठीक है। अभी अगर इसका कोई और वो रहेगा एग्जांपल तो हम बताएंगे, ठीक है आपको। जैसे कि आप ये जानो कि हाइपरटोनिक में आपने किशमिश डाली, लेकिन अगर आप उसी को किशमिश को अगर उस पे रख दोगे, जलाओगे में, क्योंकि वो भी तो पानी है ना, जलाओ के पानी में रख दोगे तो वो सुखड़ जाएगा। तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। अभी अगर मुझे और कोई याद आएगा एग्जांपल तो अभी मैं बताऊंगा। ठीक, तब तक आगे वाले हम उनको पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जो सेल को बाहर से घेरने वाली एक पतली सी लिविंग मेम्ब्रेन होती है, सिंपल सी बात। ठीक है, प्रोटेक्शन करती है, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है उसमें उसमें काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। ठीक, उसके बाद हमें पढ़ना है सेल वॉल, यानी कि प्लांट सेल के बारे में। पेन कर लेना चाहिए हमें वाइट। सेल वॉल यानी कि प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है। सेल वॉल, सेल वॉल क्या है? सेल, जो कोई सपोज ये सेल है तो सेल के बाहर कोई वॉल होगी, उसी को सेल वॉल कहेंगे ना। सही कर, यही सोच रहे हो ना? हाँ सही है। तो जो सेल वॉल क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर पाई जाती है, और नॉन लिविंग में होती है। नॉन क्या? वो नॉन लिविंग होती है। जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। और सेल वॉल क्या होती है? जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज्यादा पाई जाती है। प्लांट सेल में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि प्लांट सेल में ही पाई जाती है इवनली,
ह्यूमन सेल में तो पाई नहीं जाती क्योंकि ह्यूमन तो मूवमेंट कर लेंगे, और प्लांट सेल में क्यों पाई जाती है, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो सेल वॉल का ये क्वेश्चन रहता है कि किससे बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। पेड़ों को रिजिडिटी और ये सब प्रदान करने में ये सेल वॉल का काम होता है। ठीक, रिजिडिटी के बारे में तो अभी हम लोग आगे टिश्यू वाले चैप्टर पढ़ेंगे। इट गिव्स रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल्स। ठीक है, ये जो प्लांट्स के सेल को रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है, सिंपल सी बात, सेल वॉल। ठीक, क्योंकि इंसान मूवमेंट कर लेते हैं लेकिन प्लांट्स नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए उनको वॉल की नीड है, सिंपल सी बात। इसीलिए आप देखो पेड़ों के तने कितने स्ट्रांग होते हैं, मोटे होते हैं। सिंपल सी बात। आगे हमें पढ़ना है, आगे पढ़ना है साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, ये भी पूछा जाता है। पहले साइटोप्लाज्म नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो पुरकिंजन करी थी। पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, पुरकिंजे। ठीक, साइटोप्लाज्म क्या है? जो सेल के अंदर है, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसी को, सेल के अंदर का जो द्रव्य है, ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं। क्योंकि जो शेल है, जो सेल है, वो उसके जो अंदर के सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आपस में चिपक ना जाए। जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे वैक्यूल है, यहाँ पे लाइजोसोम्स है। अगर यहाँ पे कोई लिक्विड अगर तैरेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो ये सब आपस में चिपक जाएंगे ना, समझे ना, समझे। इसीलिए जो लिक्विड है सेल के अंदर, ये इन सबको तैराता रहता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात, बहुत सिंपल। ठीक, सेल के अंदर एक जो जेली लाइक लिक्विड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, सिंपल सी बात। इसमें सेल के सभी ऑर्गेनल्स तैरते हैं, स्थित होते हैं। ठीक, ऑल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, स्थित होते हैं। और क्या लिखा गया? मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल टेक प्लेस हियर। सेल की मतलब मोस्टली जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं साइटोप्लाज्म में ही होती हैं, सिंपल सी बात। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। ये ठीक दिख रहा है? पेन चेंज करना पड़ेगा। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। ठीक, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है ना, क्योंकि जितना भी सेल मूवमेंट, सेल में क्या क्रिया चल रही है, सब क्या है? मैनेजर, ये इसको समझो न्यूक्लियस को। ठीक है, ये कंट्रोल सेंटर, पूरा मैनेजमेंट ये देखता है। ठीक, इसमें जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, जैसे डीएनए है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये बताया गया है। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम। इसमें जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम। डीएनए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, सिंपल सी बात। बुक में लिखा है, आपके देख लिया करो कभी कभी बुक भी खोल के। और जो न्यूक्लियस है, इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है अनुवांशिकता। ये नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझो कि आगे बताएंगे, वो हेरिडिटी का एक अलग ही चैप्टर है। कि जैसे कि आपके अगर थोड़ी सी ब्राउन आइज हैं आपके फादर की, तो आपकी भी थी, ये सब हेरिडिटी है। ठीक, इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन एंड हेरिडिटी। ये सेल डिवीजन और हेरिडिटी के लिए जिम्मेदार होता है न्यूक्लियस, सिंपल सी बात। ये तीन तीन ही पॉइंट में सब में लाया हूँ, ज्यादा और लिखते चलोगे तो बहुत बढ़िया, पूरा चैप्टर ऐसे याद हो जाएगा। ठीक, आगे क्या बताया गया है? तो न्यूक्लियस के बारे में समझ गया ना। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो ये होती है ना, ये मेम्ब्रेन, उसको कहीं कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये और न्यूक्लियर एनवेलप भी कहीं कहीं पे मेंशन होता है। ठीक, और न्यूक्लियस के बाहर ही ये आपको देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है। अब आप कहोगे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही जान लेते हैं। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो यही सेम फिगर है ना, देख लो एक बार। न्यूक्लियस के बाहर ही देखो लिखा हुआ है, लगभग लगभग वैसा ही है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कि मेम्ब्रेन का एक मेम्ब्रेन्स, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स का एक जाल होता है जो न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है, सिंपल सी बात। ये एक बात याद रखना। एंडोप्लाज्मिक क्या होता है? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स का एक जाल होता है जो न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है।
और सपोर्ट प्रदान करता है उसको। ठीक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। हम्म ये पता होना चाहिए। देखो, ये देखो लिखा भी हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस। और दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है स्मूथ, स्मूथ के लिए SER आपको मेंशन होगा, और रफ के लिए RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ, अच्छा ये रफ की बात करी गई है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, और वाइल स्मूथ का काम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का है कि लिपिड बनाने का काम है। ठीक, समझ गए ना? कि इतना याद कर लो बस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये तीन बातें लिख दोगे तो समझ जाएगा टीचर कि आपको नॉलेज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है, सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक। और दो टाइप के होते हैं, रफ स्मूथ। रफ का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। और जो स्मूथ है उसका काम क्या होता है? लिपिड का। सिंपल सी बात। ठीक। फिर क्या बताया गया है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ये सेल के अंदर के जो पदार्थों में ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। सिंपल सी बात। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से याद रखो ट्रांसपोर्ट। ठीक। हम्म ठीक है। फिर इसके बाद इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा है गोल्गी अपरेटस। ये आप इस पे देख पा रहे होगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर भी है शायद, इस पे आप पेन चलेगा। हाँ दिख रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम, राइबोसोम दो टाइप के बताए थे, एक है 70S, एक है 80S। ठीक है, 70S छोटा, 80S बड़ा। 70S प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में 80S। ठीक। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही आपको दिख रहा होगा, आप शायद देख पाएंगे, थोड़ा जूम करिएगा, कि ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा होगा कहाँ पे है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा बहुत, मतलब थोड़ी मेहनत लगती है, आप थोड़ा। गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस के बारे में पढ़ना है। ठीक, गोल्गी, अब कोई लोग गोल्जी पढ़ो तो भाई जो आपको पढ़ना है पढ़ लो, गोल्गी अपरेटस के बारे में पढ़ना है। ठीक, गोल्गी अपरेटस का काम क्या? एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होती है। एक फ्लैट, फ्लैट क्या होता है? फ्लैट बिल्कुल ऐसा है ना, चपटी मेम्ब्रेन के स्टैक से बना होता है। और ये देखो लिखा हुआ है, गोल्गी apparatus इज मेड अप ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। एंड इसका काम क्या है? ये प्रोटीन्स और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम है। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? गोल्गी apparatus को सेल पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल याद रखना है इसका, वो है निकनेम। गोल्गी apparatus का निकनेम क्या है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। लिख लो, पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे लिखा भी तो है, सेल का पोस्ट ऑफिस है, सिंपल सी बात। ठीक, तो इससे क्या होता है? सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। ठीक, काम क्या है? इट मॉडिफाइज एंड पैकेजेस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग का काम है। तो ये किसका काम होता है? पोस्ट किसका होता है? डाकिया का होता है ना। तो ये डाकिया ही है, समझो सेल का डाकिया है गोल्गी apparatus। ठीक, फिर उसके बाद है लाइजोसोम, बहुत है इंपॉर्टेंट। लाइजोसोम इंपॉर्टेंट है। लाइजोसोम क्या होता है? एक मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इतना समझो, लाइजोसोम्स हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। लाइजोसोम्स मेम्ब्रेन से पूरा बाउंडेड होता है एक सैक, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें। एंड दे ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल एंड वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स। ये सेल के जो वेस्ट मटेरियल और पुराने ऑर्गेनल्स को, तो अगर सेल में कोई भी बाहर से वायरस आ रहा है, ठीक है, ये एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। लाइजोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है कि जिसपे इसको लगता है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहा है या वायरस आ रहा है, तो इसके पास एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव, और ये उनकी तरफ फेंक देता है। ठीक है, जिससे वो जो वायरस है तो वो सब क्या होता है कि मर जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा, लाइजोसोम तो एक ही है, लाइजोसोम हर एक सेल में एक ही होगा ना, तो
जब उसको लगेगा कि हम नहीं बचा पा रहे हैं तो वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है। ठीक है, उसके पास ये पावर है, उसके पास ग्रेनेड है या कुछ भी है, वो खुद को ब्लास्ट कर लेगा और जितने भी आसपास का वायरस होता है सबको सोचता है हम ब्लास्ट कर दें, सबको खत्म कर दें। इसीलिए लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक। हम्म। इस पे कहीं तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक, इमेज लगाना भूल गए हैं लाइजोसोम का बस लेकिन लाइजोसोम का ये याद रखो, उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड एक सैक्स होता है और क्या होता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, सिंपल सी बात। ठीक। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है? उसके बाद पढ़ना है हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इंडिविजुअल बताए गए हैं ना, आपने छोटी क्लास में जाना होगा इनके बारे में, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए फॉर्मेशन की भी ताकत है, तो वो थोड़ा अकड़ में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस होता है और एनर्जी जनरेट करता है, पावर हाउस एनर्जी जनरेट करता है। और एनर्जी जो जनरेट करता है वो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक। एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। लिखते हैं, स्पेलिंग गलत हो जाए तो कहिएगा मत कुछ। एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक, समझे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दे रिलीज एनर्जी बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी एनर्जी उत्पन्न करते हैं। जब आप रेस्पिरेशन करोगे ना, तो जो सेल में रेस्पिरेशन होता है उसके दौरान क्या होता है, एटीपी एनर्जी उत्पन्न करते हैं, सिंपल सी बात। एटीपी फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इतना याद कर लो बस, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। एमसीक्यूज में पूछ सकता है पावर हाउस ऑफ द सेल, डाइजेस्ट और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ये सब पूछ सकता है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, डीएनए का भी पूछ सकता है, ये सब याद कर लो। ठीक। प्लास्टेट्स, प्लास्टेट्स केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लास्टेट्स किस में पाए जाते हैं? केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लास्टेट्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन से डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। एक बात ये। ठीक। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स कलर एंड ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड। सिंपल सी बात। तीन टाइप के प्लास्टेट्स बताए गए हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही वो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो। ठीक। क्लोरोप्लास्ट से ही फोटोसिंथेसिस होता है, इतना याद रखो। क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट का काम है पत्तियों को रंग देना, हरी होगी, लाल होगी, पीली होगी, कौन सा कलर की पत्ती होगी, ये क्रोमोप्लास्ट डिसाइड करेगा, सिंपल सी बात। हिंदी में प्लास्टेट्स को कहते हैं लवक। ठीक, समझ रहे हैं? और बस इतना याद कर लो। अलग अलग इंडिविजुअल प्लास्टेट्स तीन टाइप के होते हैं, केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस का, क्रोमोप्लास्ट का काम है कलर देने का, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? फूड को स्टोर करने का। सिंपल सी बात, इतना तो सिंपल है। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? भोजन का संग्रह करने का, सिंपल सी बात। प्लास्टेट्स हेल्प इन फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज इन प्लांट। ये जो प्लांट के लिए फूड प्रिपरेशन और स्टोरेज में सहायक होते हैं। इतना तो सिंपल है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया का कितना प्यारा सा इमेज दिख रहा है। सब देख तो सकते नहीं हम लोग, क्योंकि ब्लड के अंदर ही इतनी सारी सेल हैं। माइक्रोस्कोप से किसी के स्कूल में दिखाया जाता हो तो फोटो खींच भेजना। ठीक। आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है वैक्यूल। अरे भैया, नाराज हो गए क्या? अब ठीक है। वैक्यूल क्या होता है? दिख रहा है ना? हाँ। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो सेल सैप भरा होता है। इतना समझो कि वैक्यूल का काम क्या है? वाटर स्टोरेज करने का, सिंपल सी बात। प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है
और टर्जिडिटी बनाए रखता है। और एनिमल सेल में बहुत आप ये एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है, क्योंकि आप देखोगे कि प्लांट सेल में प्लांट खुद जाके पानी नहीं पी सकते हैं, इसीलिए प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है। इतना याद रखो। ठीक, क्या काम है? पानी स्टोर करने का वैक्यूल का काम है। सिंपल सी बात। सेल सैप से भरा होता है। देखो ये देखो जो हमने बोला ना, सेल सैप से भरा होता है, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है सेल सैप। ठीक। हम्म, ये ठीक। तो वैक्यूल क्या काम करेगा? वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, एक ये है, एक ऑर्गेनल है जो फिल्ड विद सेल सैप एंड प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, टर्जिडिटी बनाए रखता है। और काम क्या है? इट स्टोर्स फूड और वेस्ट मटेरियल्स। ठीक। आप वाटर को याद रखो, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर लिख दोगे टीचर जान जाएगा कि आपको पता है। ठीक। राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में बताया गया। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड छोटे से कंकड़ टाइप के होते हैं। ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम्स आर नॉन ribosome are smaller non-membrane bounded organelles. They are sites of protein synthesis in the cell. They are found free in the cytoplasm or attached to the rough endoplasmic reticulum. कहोगे ये क्या बोल रहे हो भैया? बस इतना समझो कि जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम है राइबोसोम का। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम 70S और राइबोसोम 80S। ये दोनों भी आपको पता होंगे, अलग अलग किस में पाए जाते हैं, उनका डिफरेंस भी आप लिख सकते हो। ठीक है। कौन सा स्मॉलर है? जो 70S है, ऑब्वियस सी बात है स्मॉलर, और ये बड़ा। ठीक। प्रोटीन सिंथेसिस में के लिए है। ये फ्री साइटोप्लाज्म में या उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। ठीक। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दिख रहा है क्या? हाँ, ये देखो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो वो सेल के अंदर का जो लिक्विड है उसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक। और न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस की एक मैंने खोज बताना भूल गया था शायद। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। माफ कर देना मालिक, ठीक है, अगर गलती हो जाए तो। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। और 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 कुछ भूल गया हूँ तो हम्म, हम्म, हाँ, एक चीज हम पढ़ाना भूल गए थे, जो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ये बताना भूल गए थे। तो कहाँ बता दें? वहीं पे बता देते हैं, है तो अपने पास। कहाँ गए भैया? सबसे आगे आ गए अब तो हम। हाइपर, ये यहाँ पे देखते हैं। देखो सिंपल भाषा में समझो कि जो हाइपोटोनिक होता है, पहले आइसोटोनिक को नहीं समझेंगे, पहले हम समझेंगे हाइपोटोनिक को। इसको हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हाइपोटोनिक का एक एग्जांपल, फिर एक लेंगे हाइपरटोनिक का। ठीक है। और आइसोटोनिक तो सिंपल ही है, आप समझ जाओगे। हाइपोटोनिक में बस इतना समझो कि जो बाहर पानी ज्यादा होता है, बाहर पानी ज्यादा होता है और इसके अंदर कम है। ये पहले ऐसा नहीं था, ये पहले ऐसा था, ये समझो। ठीक है। और इसके अंदर पानी सेल के अंदर चला जाता है और जो जो सब्सटेंस है वो फूल जाता है। सिंपल सी बात है ना। ये जैसे कि ये मैंने बताया था, जो किशमिश वाला, चिरौंजी वाला। आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखोगे, चने डाल के देख लो, मुनक्के, जो भी आप देखोगे कि जो फूल जाते हैं वो क्या है? सब सारे के सारे हाइपोटोनिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। सेल के साथ क्या होता है? सेल फूल जाता है। सिंपल सी बात, सेल क्या है? फूल जाता है। फूलने को क्या, फूल ही लिख देते हैं। सेल क्या होता है? क्या लिखते हैं? सेल फूल जाता है लिख देते हैं। सेल क्या होता है? फूल जाता है। ठीक। सेल फूल जाता है हाइपरटोनिक में। और अच्छा, इस पे क्या होता है कि प्लांट सेल में ये टर्जिडिटी प्रदान करता है। और जो हाइपो, और अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो कभी कभी फट भी सकता है। डेली लाइफ का एग्जांपल हमने बता ही दिया है, किशमिश को पानी में डालोगे तो फूल जाती है ना।
तो H से वाटर समझो, H से हाइड्रेटेड समझो, H से ही फूल जाता है, ये जो भी आप समझ लो, ठीक है, किशमिश। ठीक, और हाइपरटोनिक क्या क्या है? हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब होता है ज्यादा। ज्यादा गुस्सा करोगे तो क्या होगा? ज्यादा गुस्सा करोगे तो क्या होगा? ज्यादा हम्म ऐसे सिकुड़ के रह जाओगे। हाइपरटोनिक मतलब बाहर पानी कम है, बाहर पानी कम है और इसके अंदर पानी ज्यादा है। बाहर जो पानी है वो कम है और सब्सटेंस जो है उसके अंदर पानी ज्यादा है। हम्म तो पानी क्या होता है? सेल से बाहर निकलता है, सिंपल सी बात। कहोगे ये कौन सी बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल आप लोग अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल होता है, जैसे कि आप खीरा देख लो। आपने कभी खीरा देखा होगा? खीरे में कभी आप नमक डाल दो ऊपर से, खीरे में जब आप नमक डालोगे तो हल्का हल्का पानी छोड़ देता है ना। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये है हाइपरटोनिक का, सिंपल सी बात। और आइसोटोनिक बहुत ही सरल है। आइसोटोनिक बहुत सिंपल समझे, मतलब बाहर और अंदर दोनों का पानी बराबर लगभग सेम है, तो पानी का नेट मूवमेंट जीरो रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ऑस्मोसिस के जो तीन पार्ट हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये सब समझ चुके होंगे। हम्म आइसोटोनिक में क्या होता है? सिंपल सा एक बार में समझ लो। आइसोटोनिक में सेल क्या है? नॉर्मल रहता है। हाइपोटोनिक में सेल क्या है? फूल जाएगा। हाइपरटोनिक में सेल क्या है? श्रिंक कर जाएगा, सुकड़ जाएगा। सिंपल सी बात, समझ गए? बहुत बढ़िया। ठीक, आई होप आप लोगों को। अच्छा, एक चीज हाँ और बताना भूल गए हैं। हम्म आगे बताएंगे। हम्म हाँ ये है, ये यहाँ पे कैसे आ गया? अच्छा हाँ, इसी के तो नीचे था। टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये भी आपका जो एनसीईआरटी का लगभग लास्ट वाला टॉपिक है। ठीक, एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन में सिंपल सी बात ये समझो, मिटियोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। मिटियोसिस क्या होता है? मिटियोसिस से होता है बॉडी ग्रो। और जो मियोसिस होता है, मियोसिस से मियोसिस से होता है डॉटर सेल। ये समझो कि मियोसिस क्या होता है कि आप रिप्रोडक्शन के लिए, और मिटोसिस क्या होता है? मिटोसिस, मिटोसिस से आप बॉडी ग्रो के लिए। ठीक, अभी देखो इसको आगे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे तो समझ पाओगे। मिटोसिस क्या होता है? किसी एक मतलब ऐसे सेल का डिवीजन होता है जिसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम सेल बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिटोसिस। बिल्कुल सेम सेल बन रहे हैं, देखो मिटोसिस, सेम सेल बन रहे हैं, है ना? बिल्कुल सेम सेल बन रहे हैं। बिल्कुल सेम सेल बन रहे